हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंजाब को कश्मीर बनाना चाह रहा पाकिस्तान। आईएसआई की रिपोर्ट से खुला काला चिट्ठा। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है इस रिपोर्ट में, साथ ही साथ आपको सभी बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर चीनी सीमा तक पटरियां बिछाएगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की सबसे बड़ी योजना आपको बताएंगे दोस्तों, और चीन को मिलेगा अब करारा जवाब। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर भारत के हथियारों का दीवाना हुआ आर्मीनिया, और भारत की हार पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट देख करके भड़के फैंस। याद दिला दी पाकिस्तान को शहबाज शरीफ को 1971 की जंग। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ ओपिनियन पोल से लेकर हर तरह की जानकारी आपको आज भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मानते कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको भारतीय होने पर गर्व है और भारतीय सेनाओं पर पूरा विश्वास है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब को कश्मीर बनाना चाह रहा पाकिस्तान। आईएसआई की रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, खुल गया काला चिट्ठा पाकिस्तान का। बता दें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये खुलासा दोस्तों खुफिया एजेंसी की उस रिपोर्ट के जरिए हुआ है, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठनों के जरिए पंजाब में हिंदू सिख दंगों की साजिश रच रहा है। आईएसआई अपनी इस नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पंजाब में हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करवा रहा है। हाल ही में अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी और आज बोले तो कल फरीदकोट में हुई प्रदीप सिंह की हत्या को इसी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, हिंदू सिख दंगों की साजिश के पीछे पाकिस्तान का मकसद कश्मीर की तरह खालिस्तान के मुद्दे को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। इसी साजिश के चलते आईएसआई और पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी पंजाब में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के खिलाफ तैयार की जा रही इस नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा आईएसआई ने K2 डेस्क के अहम हिस्सा और खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा को दी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हिंदू नेताओं की लिस्ट K2 डेस्क को सौंपी गई है, जिन्हें एक एक करके पंजाब के अलग अलग शहरों में पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी यहाँ मौजूद अपने गुर्गों के जरिए मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत में कई हिंदूवादी इन नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से पंजाब में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और नेताओं को टारगेट करके मारने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने का टारगेट सेट कर रहा है दोस्तों। ऐसे में अब इस बड़े खुलासे पर आपका क्या कहना है, पाकिस्तान को बताइएगा जरूर। और क्या कभी पाकिस्तान के ये मंसूबे पूरे हो पाएंगे दोस्तों? गनीमत ये रहती है कि भारत पाकिस्तान के हर मंसूबों को, हर उसकी प्लानिंग को, हर उसके टारगेट को पता लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर एक बार ये बहुत बड़ा नापाक खुलासा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और उसका काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है इस रिपोर्ट ने दोस्तों। ऐसे में आपकी राय तो बनती है, देखते क्या कहती है भारत की जनता। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय रेलवे ने चीनी सीमा तक पटरियां बिछाने का बना रही है प्लानिंग। नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की सबसे बड़ी योजना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना को चीन सीमा तक बड़ी ही आसानी से पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे अपनी विस्तार योजनाओं को नई गति दे रही है। इस क्रम में भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद के क्रम में भारतीय रेलवे ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के अलावा पड़ोसी भूटान तक रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इन विस्तार योजनाओं के तहत अरुणाचल प्रदेश में नई रेलवे परियोजनाओं के लिए रेलवे ने अंतिम स्थान सर्वेक्षण जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने इन तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने आगे बताया है कि भारतीय रेलवे ने चीन सीमा के साथ भालुकपोंग से तवांग और सीला पाथर से अलोंग वाया वामे तक एक नई रेलवे लाइन बनाने और मुरकोंग से लेक से पासी घाट तक रेलवे लाइन का विस्तार करने की योजना है। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए इस रेलवे लाइन का सामरिक महत्व होगा और हमारी भारतीय सेना कुछ ही घंटों और मिनटों में दोस्तों चीन की सीमा के पास पहुंच जाएंगे और भारतीय रेलवे ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है दोस्तों। ऐसे में आप लोग इंडियन
इंडियन रेलवे को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही क्या आप मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का दिल से समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब भी देना मत भूलिएगा। बढ़ते एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत के हथियारों का दीवाना हुआ आर्मीनिया पहले पिनाका अब तोप खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की से भी इसका बड़ा कनेक्शन, कैसे आपको बता दें। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी तनाव भारत के लिए असाधारण मौका बनता जा रहा है। पिनाका मिसाइल सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया ने भारत के साथ एक बहुत बड़ी आर्टिलरी डील की है। हथियार सिस्टम की बड़ी कंपनी पुणे स्थित भारत फोर्ज ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। भारत फोर्ज ने बताया है कि कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम को आर्मेनिया से 155 mm की तोप का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि 3 साल के लिए है। ये कॉन्ट्रैक्ट $155 मिलियन का है। ये खबर भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की तरफ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिफिकेशन भेजकर इस बात की जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर इस खबर को इस प्रकार से देखें तो भारत का पूरी दुनिया में बढ़ गया है कद। आर्मेनिया को आर्टिलरी गन सिस्टम बेचेगी अब भारत की कंपनी। जी हाँ दोस्तों, और इसको सबसे बड़े ऑर्डर के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन सब के पीछे सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बाली दौरा 14 से 16 नवंबर तक। जी हाँ, G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली दौरे पर रहेंगे। यहाँ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे के हिस्से के रूप में 3 कार्य सत्र आयोजित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताते G20 को लेकर एक और सबसे बड़ा खुलासा और बड़ी खबर है दोस्तों, जहां G20 सम्मेलन से व्लादिमीर पुतिन ने किया किनारा, जो बाइडेन की वजह से नहीं लेंगे हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडोनेशिया में होने वाली G20 नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। जकार्ता में रशिया के दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक सम्मेलन के दौरान रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक ही मंच पर आने वाले थे। रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा था दोस्तों। हालांकि जो बाइडेन ने पुतिन से मिलने से पहले ही इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने पुतिन को एक युद्ध अपराधी बताया था और कहा था कि वो उनके साथ मुलाकात नहीं कर सकते। जकार्ता में रूसी राजदूत ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करती हूँ कि रशिया के विदेश मंत्री सर्जेई लाव्रोव G20 में रशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन अभी व्यस्त हैं, वो वर्चुअली बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। नवंबर में 15 और 16 तारीख को होने वाली बैठक में पुतिन के हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर भारत की इंग्लैंड के साथ हार पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट को देखकर भड़के फैंस याद दिला दी शहबाज को 1971 की जंग। बता दे, T20 विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को जिस प्रकार से भारत को इंग्लैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के हाथों मिली भारत को 10 विकेट से हार के बाद भारत का विश्व कप का सपना टूट गया। एक तरफ जहां भारतीय फैंस में निराशा छाई हुई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी भारत की हार पर ऐसा रिएक्शन आया, जिसके बाद फैंस ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम ने अपने ट्वीट में भारत को ट्रोल करने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय प्रशंसकों का पारा हाई हो गया और उन्होंने ट्वीट का जवाब देना शुरू कर दिया। आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा था, यानी लिखा है कि संडे को 152/0 वर्सेस 170/0 का फाइनल मुकाबला होगा, जिस पर गौर से मतलब पर ध्यान दे तो पाकिस्तान ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेट से हराया था। उस समय पाकिस्तान का स्कोर 152/0 था, तो वहीं अब इंग्लैंड ने भारत को हराया तो उसका स्कोर 170/0 है। ऐसे में दोनों टीमों के स्कोर का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने भारत पर तंज कसा। तो इस ट्वीट का जवाब देते हुए गुस्साए लोगों ने, कुछ भारतीयों ने और भारतीय फैंस ने उनको 1971 की जंग की याद दिलाते हुए कहा कि आपका रिकॉर्ड तो 93,000/0 था। भारत की तो छोड़िए, पाकिस्तानी यूजर्स ने भी पाकिस्तानी पीएम शरीफ को ट्रोल करते हुए लिखा कि वर्ल्ड कप छोड़िए, देश पर भी फोकस करिए। जी हाँ, साथ ही साथ ये भी कहा शहबाज को कि आप किस टीम को सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपका पैसा तो इंग्लैंड में ही इन्वेस्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से इन भारतीयों ने और भारतीय फैंस ने जवाब दिया है शहबाज शरीफ को, क्या आप इसका समर्थन करेंगे और आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों शहबाज शरीफ के इस बयान का, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। एक एक के कमेंट हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर इमरान ने जनरल बाजवा के साथ संबंधों
को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा नवाज को भी जेल भिजवाने में उनका योगदान था। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर जनरल बाजवा के साथ उनका मतभेद हो गया था, जिसके बाद उनके संबंध जनरल बाजवा के साथ नहीं रह गए हैं। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व सीएम नवाज शरीफ को सेना प्रमुख बाजवा ने ही जेल भिजवाया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई नेताओं को जेल भिजवाने वाली संस्था नैब पर सेना ने पूरी तरह से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जी हां दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन ने दे दी बहुत बड़ी धमकी। 36 महाविनाशक मिसाइलों से दुनिया में कहीं भी हमला करने की ताकत जुटा रहा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, रूस और चीन के साथ जंग जैसे माहौल के बीच अमेरिका की नौसेना एक्शन में आ गई है और उसने 36 महाविनाशक मिसाइलों के बल पर दुनिया में कहीं भी भीषण हमले का प्लान बनाया है। ये अमेरिकी मिसाइलें हाइपरसोनिक होंगी और इन्हें मार गिराना दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं होगा। अमेरिका की ये मिसाइलें 21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम होंगी और इन मिसाइलों को अमेरिका के सबसे आधुनिक और रहस्यमयी कहे जाने वाली जूम वॉल्ट क्लास के डेस्ट्रॉयर की मदद से दागा जाएगा। इन युद्धपोतों को हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वेपन दागने के लिए अपग्रेड करने का काम तेजी से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रशिया ने ही किया है दोस्तों अमेरिका को लेकर, और कह दिया है कि ये दुनिया में कहीं भी हमला करने की ताकत जुटा रहा है अमेरिका। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें रूस से ही जुड़ी, जहां यूक्रेन जंग में 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए या जख्मी हुए। जी हाँ, अमेरिकी जनरल का बड़ा दावा, बता दें रशिया को यूक्रेन से जंग लड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका के शीर्ष जनरल ने दावा किया है कि यूक्रेन जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और कुछ जख्मी हुए हैं। यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना को लेकर शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी का यह दावा चौंकाने वाली है। करीब 9 महीने से दोनों देशों के बीच जंग जारी और दोनों देशों को इसमें भारी नुकसान व तबाही का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी AFP ने अमेरिकी जनरल के दावे को लेकर खबर दी है। जी हाँ दोस्तों, नाटो की सदस्यता पर अड़े पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देश यूक्रेन पर रशिया ने 24 फरवरी को हमला किया था। उसके बाद से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, तो वही नाटो की मदद से के दम पर यूक्रेन रूसी फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। इसी कारण जंग लंबी खिंच गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर चीन ने 3 महीने में ताइवान के संवेदनशील क्षेत्रों में हद से ज्यादा बढ़ाई घुसपैठ। ताइपे सीमा में फिर घुसे 31 चीनी विमान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की 3 महीने पहले ताइवानी यात्रा के बाद चीनी वायुसेना ने ताइवान के संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी घुसपैठ को उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया है। ताइपे में रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि 31 चीनी विमानों ने सोमवार को ताइवान के दक्षिण पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र व ताइवान जल डमरू मध्य को विभाजित करने वाली मध्य रेखा के पार उड़ान भरी। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा 5 अगस्त के बाद सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय के अनुसार विमान 63 विमानों की एक बड़ी छटाई का हिस्सा थे जो ताइवान के आसपास के क्षेत्र के पास था, जिसमें कहा गया था कि सेना ने स्थिति की निगरानी की और विमान नौसेना के जहाजों और मिसाइल प्रणालियों के साथ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर भारत बनेगा दुनिया का नया बॉस, रशिया से तेल खरीद पर यह बोला अमेरिका। जी हाँ, राष्ट्रपति जो बाइडेन नित अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो रशिया से दूरी बनाने के दौरान भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी है। व्हाइट हाउस के अनुसार ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस कठिन तथ्य को पहचान लिया है कि रूस ऊर्जा या सुरक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय स्रोत नहीं है। नेड प्राइस ने कहा है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। पिछले 25 साल में भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये वास्तव में एक विरासत है, एक द्विपक्षीय विरासत जिसे इस देश ने पिछले 25 साल में हासिल किया है। वास्तव में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। प्राइस ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक सुरक्षा और सैन्य सहयोग समेत हर क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, और कहा है कि भारत ने कोई भी चीज रातों रात नहीं की, इसके लिए काफी समय लगा है और भारत आज जिस मुकाम पर है वो सराहनीय है। भारत एक बड़ा देश है, एक विशाल देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी कई जरूरतें हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की, जहाँ पर अमेरिका से लड़ाई के बीच सऊदी अरब ने भारत के साथ की सबसे बड़ी डील, बता दें ओपेक प्लस के तेल उत्पादन कटौती के फैसले पर अमेरिका की नाराजगी झेल रहे सऊदी अरब को अब भारत ताकत देने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि पुणे बेस्ट कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक ने 12,000 करोड़ के ऑर्डर को स्वीकार करते हुए एक डील फाइनल की है। इस डील के तहत स्वदेशी 155 mm आर्टिलरी गन सप्लाई की जाएंगी। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक ना तो सऊदी अरब का नाम लिया गया और ना ही ये बताया गया है कि कंपनी कितनी संख्या में हथियार सप्लाई करेगी, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से यह बात
बात कही जा रही है कि पुणे बेस्ट कंपनी का सऊदी अरब के साथ ही करार हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, जहां पर रशिया के खिलाफ ब्रिटेन का सबसे बड़ा एक्शन 18 बिलियन पाउंड की संपत्तियों को किया फ्रीज। जी हाँ, यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रशिया को लेकर ब्रिटेन की सरकार ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन सरकार ने गुरुवार को कहा है कि उसने रशिया की 18 बिलियन पाउंड बोले तो करीब करीब 20.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। ये संपत्ति रशिया के अमीर लोगों, संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों की है। ब्रिटेन की सरकार की ओर से रशिया के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ब्रिटेन की ओर से अब तक रशिया की जितनी भी संपत्तियों को फ्रीज किया गया है उसकी तुलना में ये 6 बिलियन पाउंड अधिक है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की ट्रेजरी में एक जूनियर सरकारी मंत्री एंड्रयू ग्रिफिथ ने कहा है कि हमने रशिया पर अब तक के सबसे गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं और ये उनकी युद्ध की मशीन को पंगु बना देगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं और खबर की, जहां पर बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने लंदन पहुंचे पीएम शहबाज शरीफ। नए सेना प्रमुख की नियुक्ति पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि दोनों के बीच इस महीने के अंत में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति पर चर्चाएं हुई हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज ने मिस्र में COP27 जलवायु सम्मेलन से ब्रिटिश राजधानी पहुंचे और लंदन में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के पास निजी विमान से निजी यात्रा पर गए। 61 वर्षीय पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे, यानी रिटायर्ड होंगे। ऐसे में लगता तो यही है दोस्तों कि अगला सेना प्रमुख किसको नियुक्त किया जाएगा दोस्तों, इसी पर इनकी चर्चा होंगी। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां अमेरिका के लिए भारत नंबर 1 1 लाख लोगों को देगा अमेरिकी वीजा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी खबर है। आने वाले एक साल में बड़ी संख्या में H&L वर्कर वीजा जारी किए जाने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने दिया। अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिका के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी वाला देश है। US वीजा मिलने के बाद हर साल बड़ी संख्या में भारतीय काम के लिए अमेरिका जाते हैं। इसमें ज्यादा संख्या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स की होती है। ऐसे में अगर H&L वर्कर्स वीजा की संख्या अधिक होती है तो भारतीयों को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करते हैं और खबर की, जहां अमित शाह जी का सबसे बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने हमेशा नेहरू की गलती आर्टिकल 370 को सहलाया, मोदी जी ने उखाड़ फेंका। जी हाँ दोस्तों, देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी मैदान में दिखाई दे रही है। अब हिमाचल प्रदेश के सुलह में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल एक जनसभा को संबोधित करके कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह जी ने कहा कि 9 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारकर भगवा फहराया था। अमित शाह जी ने कहा कि हमारे सेना के जवान और उनके परिजन 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों तक शासन किया लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया। आपने जब 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह जी ने कहा कि उनके यानी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि हिमाचल में एक बार फिर भाजपा और एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन वो जमाना गया। मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकारें बनी है और अब हिमाचल में भी बार बार भाजपा आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की गलती धारा 370 को गोद में लेकर सहला रही थी, लेकिन आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ करके फेंक दिया और आज हमारा प्यारा कश्मीर देश से जुड़ गया। शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है, झूठी गारंटी देती है। राहुल बाबा, हिमाचल वाले ऐसी गारंटी को नहीं मानते, विकास कार्य को मानते हैं। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में मुफ्त गैस सिलेंडर भेजने का काम किया, घर घर बिजली पहुंचाने और हर गरीब को घर देने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी की इन बातों का क्या आप दिल से समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बात करते और खबर की, जहां पर गुजरात में अब क्या भाजपा कांग्रेस का हाल, आम आदमी पार्टी कितनी कामयाब, ताजा सर्वे ने क्या बताया आपको बता दें। 27 साल से भाजपा की ही सरकार, इस बार क्या खत्म होगा कांग्रेस का इंतजार। गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच ये सबसे बड़ा सवाल कायम है, जिसका सटीक जवाब 8 दिसंबर को मिलेगा। हालांकि वोटिंग से पहले सर्वे एजेंसियां जनता का मूड भांपने में जुटी हुई है। अधिकतर में दावा किया गया है कि एक बार फिर भाजपा सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी भी जड़ जमाती दिखाई दे रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस को इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से नुकसान
नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि भाजपा विरोधी मतों में बंटवारे से कांग्रेस को नुकसान और भाजपा को फायदा हो सकता है। रिपब्लिक भारत और पी मार्ग की ओर से गुरुवार को जारी किए गए सर्वे में कहा गया है कि 27 साल से सत्ता में आने का इंतजार कर रही कांग्रेस को कम से कम 5 साल और सब्र करना होगा। जी हां, और भाजपा अब तक की सबसे बड़ी जीत इस बार हासिल कर सकती है। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल का अनुमान है कि भाजपा को 127 से 140 सीटें मिल सकती है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही साथ बात करते हैं और खबर की, जहां पर जेल जाकर बदल गए संजय रावत के सुर। फडणवीस की जमकर तारीफ, मोदी शाह से मिलने की चाहत की है बात। बता दें, शिवसेना सांसद संजय रावत 102 दिन बाद जेल से बाहर आ गए। संजय रावत की वापसी पर उनके समर्थकों ने जगह जगह टाइगर इज बैक, शिवसेना का बाग आया जैसे पोस्टर भी लगाए, लेकिन हर मौके पर बीजेपी को घेरने वाले संजय रावत के सुर इस बार बदले हुए नजर आए हैं दोस्तों। उन्होंने जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करने की बात कही, तो दबे सुर फडणवीस सरकार की तारीफ भी की। रावत ने कहा कि वे जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से भी मिलने जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय रावत पात्रा 3 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पात्रा चौल घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद संजय रावत ने गुरुवार को अपने घर के बाहर मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अपनी कलाई की ओर इशारा करते हुए संजय रावत ने कहा है कि 3 महीने बाद ये घड़ी पहनी है, ये भी कलाई पर ठीक से नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उनका एकदम से सुर बदला नजर आ रहा है दोस्तों। मोदी शाह से मिलने की बात कह रहे हैं और फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इशारा है संजय रावत का दोस्तों? क्या अब उनको आईना दिखता नजर आ रहा है? क्या वाकई में ऐसा है? बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां ओवैसी को बार एसोसिएशन की नसीहत, कहा जज को जज ना करें। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन बोले तो AIBA ने AIMIM के प्रमुख व वकील असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी नसीहत दी है। वकीलों के इस अखिल भारतीय संगठन ने ओवैसी से कहा है कि वे जज को जज ना करें, यानी किसी न्यायाधीश के बारे में कोई निर्णय या उनकी आलोचना ना करें। ओवैसी ने कर्नाटक के हिजाब केस में फैसले सुनाने वाले जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाए जाने की आलोचना की थी। बार एसोसिएशन ने जस्टिस अवस्थी की आलोचना को लेकर ओवैसी को फटकार लगाई। जस्टिस अवस्थी जब कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तब उनकी पीठ ने हिजाब केस में फैसला सुनाया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वरिष्ठ वकील आदिश सी अग्रवाल ने एक बयान जारी करके कहा कि विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के पुनर्गठन व जस्टिस अवस्थी को उसका अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया है और ओवैसी को कहा है कि कृपया करके जज को जज करने की कोशिश ना करे, यानी जज को भांपने की नापने की कोशिश ना करे, उनकी आलोचना तो बिल्कुल भी ना करे। ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ओवैसी को जज करने को लेकर? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां आधार कार्ड को लेकर UIDAI की नई गाइडलाइंस, अब हर भारतीय को इतने साल बाद पहचान पत्र कराना होगा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो वहीं अब UIDAI ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत अब हर भारतीय को आधार कार्ड को 10 साल बाद अपडेट कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने आधार नियम में संशोधन किए हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार आधार अद्यतन यानी अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। मिलते अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।